वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है लोकल बॉडीज़ में जी। पेट्रियार्की एज अ रियलिटी ये तो ख़त्म नहीं हुई है और पता नहीं कितने और साल नहीं ख़त्म होगी। तो वुमेन को अगर वहाँ पे हमने 33% रिजर्वेशन दिया है, कल को सरकार नया कायदा लेके आए या पार्लियामेंट नया कायदा लेके आए जिसमें ये कहें कि मर्दों को आरक्षण मिलेगा, इकोनॉमिक वीकर मर्दों को आरक्षण मिलना चाहिए, इससे क्या होगा? ये जितना अब्सर्ड है उतना ही अब्सर्ड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, क्योंकि वो वही लॉजिक है। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन है ही नहीं। अच्छा, ये इकोनॉमिक, ये नाम के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। तो क्या है ये? अगर आप इसका लैंग्वेज देखिए, वो कोई नेम नहीं करना चाह रहा है, बट अपर कास्ट रिजर्वेशन है, ये तो क्लियर है। तो ये जैसे मैं कह रही थी कि दिस इज द ओनली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। जज ने यही कहा है, इफ अ मेजर चंक 80% 90% of your chunk of below poverty line is being excluded from your EWS reservation, is it really meeting the object? हेलो एंड वेलकम, कारवा बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर दिशा वाडेकर से हाल में सुप्रीम कोर्ट के EWS आरक्षण पर आए फैसले पर। दिशा ने पिटिशनर्स का इस मामले में प्रतिनिधित्व किया था। बता दें कि 2018 में केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण अपर कास्ट के गरीब लोगों के लिए दिया था, जिसके बाद 2019 में ये संसद से पारित भी हो गया। इसके खिलाफ याचिका लगाई गई और उस याचिका लगाने वालों में जो शामिल थे उनका प्रतिनिधित्व दिशा ने किया था। हम दिशा से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या मायने रखता है और इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे। वेलकम दिशा। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। दिशा, सबसे पहले तो समझते हैं कि ये कानून है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कानून क्या था, इसमें क्या किया गया, सरकार ने क्या किया। तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कानून के बारे में। जैसे आपने बताया कि 103वीं जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसको कहते हैं 2019 में आए, और उसने क्या किया कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, जो मूलभूत अधिकार वाला जो सेक्शन है उसका पार्ट है, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में 2 क्लॉजेज लेके आए, और वो क्लॉज था क्लॉज 6। और इस क्लॉज 6 ने ये किया कि जैसे आपने करेक्टली यू पुट इट कि अपर कास्ट या फॉरवर्ड कास्ट के जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं उनको अराउंड 10% और मैक्सिमम लिमिट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10% रिजर्वेशंस दिया। और ये जब हुआ तब उसका वर्डिंग ऐसा है कि एवरीवन, ऑल वीकर सेक्शंस एक्सक्लूडिंग और अदर देन SC STs OBCs। इसका मतलब यही है कि ये अपर कास्ट रिजर्वेशन है या अपर कास्ट वीकर सेक्शंस के लिए जो रिजर्वेशन है ये है। और ये शैक्षणिक संस्थान जो है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सरकारी नौकरियाँ। आर्टिकल 15 जो है वो शैक्षणिक संस्थानों की बात करता है, तो उनमें आरक्षण, और पब्लिक सर्विसेज में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जिसको कहते हैं पब्लिक सरकारी नौकरियों में ये आरक्षण EWS को दिया गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं समझना चाहता हूँ कि आरक्षण तो एक पद्धति रही है, भारतीय संविधान में है इसका जिक्र, लेकिन खासकर इसका विरोध अच्छा हुआ है, लोगों ने किया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस आरक्षण की कमजोरियाँ क्या है? जी, तो संवैधानिक तौर पे 3 कमजोरियाँ हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई की, जिसको इश्यूज़ कहा जाता है। तो जब ये पिटिशन आया तो इसमें कोर्ट ने 3 इश्यूज़, मेन इश्यूज़ फ्रेम किए हैं। उसमें से सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट हैज़ कम अंडर आर्टिकल 368। तो पार्लियामेंट को इसका अधिकार है कि वो संविधान में कुछ संशोधन करे, कुछ अमेंडमेंट करे, कुछ चेंजेस करे। बट जब आप ये चेंजेस करते हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का मूल ढांचा जो है या बेसिक, उसको आप कह सकते हो, उसकी संरचना जो है, उसका स्पिरिट जो है, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया है, सुप्रीम कोर्ट्स ने ही इवॉल्व किया है। तो ये जब अधिनियम आए, ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जब 103rd अमेंडमेंट आई,
तो पहला क्वेश्चन कोर्ट ने यही फ्रेम किया कि क्या ये अधिनियम बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं। तो ये आपका पहला इशू फ्रेम हो गया। दूसरा आपका इशू ये था कि 50% का सीलिंग लिमिट, एक सीमा जो है, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशंस का हिस्ट्री देखिए, 50% सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू आउट, स्टार्टिंग फ्रॉम MR बालाजी टू देन इंदिरा साहनी टू अदर केसेस, इट हैज़ बिन अपहेल्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25% से ज़्यादा आप आगे आरक्षण नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? 50%। क्योंकि 50% से ज़्यादा क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि उनका कहना है कि इक्वालिटी का जो कोड है वो उससे वायलेट होगा। वो कैसे होगा कि आप अगर 50% रिजर्व करते हो तो 50% आपको ओपन रखने पड़ेंगे, जहाँ पे सब लोग इक्वली compete कर सके। It becomes a level playing ground not just for open category but SC, ST and all meritorious candidates to compete। तो इस वजह से ये जो बेस है इसको इक्वालिटी कोड कहते हैं। इसी वजह से ये 50% जो है ये एक सीलिंग लिमिट लगाया गया। और आप देखोगे कि जजमेंट आफ्टर जजमेंट ये रिटरेट किया है। इंदिरा साहनी में तो 9 जजेस ने ये रिटरेट किया है। उसी चीज़ की वजह से OBC का जो रिजर्वेशन है वो 27% है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मंडल कमीशन ये कहता है कि 52% होना चाहिए। अच्छा, ये अनुशंसा थी उनकी, सिफारिश। हाँ, तो 52% एक्चुअली अगर पॉपुलेशन है तो OBCO का अगर ऐसा आप आंकड़ा देखो तो अजीब आंकड़ा है 27%। वो अजीब क्यों है? क्योंकि वो 50% लिमिट था। क्योंकि अगर आप SCs को रिजर्वेशन और STs को रिजर्वेशन 24% दे दो तो फिर OBCs का जो आता है 50% में वो 27%। तो ये रिजर्वेशन जो EWS का आ रहा था ये 10% लिमिट और इंक्रीज कर रहा, सो इट वाज गोइंग अप टू 60%। तो क्या ये 50% लिमिट को वायलेट कर रहा है या नहीं, ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न इसमें ये था कि जैसे आपने कहा कि ये अपर कास्ट EWS रिजर्वेशन है, जिसका मतलब है कि SC, ST, OBCs को इनमें से निकाल दिया गया है और बस फॉरवर्ड कास्ट को इसमें रखा है। तो इनका जो एक्सक्लूजन हुआ है SC, ST, OBCs का, क्या ये एक्सक्लूजन सही है? क्या ये एक्सक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं? ये तीसरा प्रश्न था। तो शुरू से ही शुरू करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर, आपका क्या मानना है कि ये जो आया है ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है? सुप्रीम कोर्ट को तो कहती है कि नहीं अपने जजमेंट में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है, मतलब 5 जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, उसमें से 3 जजेस ये कह रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। और बेसिक स्ट्रक्चर को समझा ये गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रिंसिपल्स जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे प्रिंसिपल्स कौन से हैं? जैसे कि इक्वालिटी एक प्रिंसिपल है, दूसरा प्रिंसिपल फ्रेटर्निटी है, तीसरा प्रिंसिपल सोशल जस्टिस है, लिबर्टी एक प्रिंसिपल है, डेमोक्रेसी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। तो ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप वायलेट नहीं कर सकते हो। तो 3 चीज़ें थी जो हमने आर्ग्यू किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे वायलेट करता है। एक तो इक्वालिटी कोड। इक्वालिटी कोड M नागराज का जजमेंट था 2005 का, 5 जजेस का। तो उन्होंने कहा कि इक्वालिटी कोड कंप्राइजेज ऑफ आर्टिकल 14, 15 और 16। ये 3 आर्टिकल्स मिलके इक्वालिटी कोड बनता है, जिसमें आपका SC, ST, OBC रिजर्वेशन है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सर्विसेज। तो ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी। तीसरा प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस। अभी आप ये समझिए कि EWS का बेसिस जो है उसमें से सोशल बेसिस निकाल दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि बस इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ओनली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया वी विल गिव रिजर्वेशंस। तो सोशल बेसिस जब आप निकाल देते हो तब आप क्या करते हो कि एक जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ जो एग्जिस्टिंग थी इस समाज में बैकवर्ड्स इसलिए है क्योंकि कोई फॉरवर्ड है। बैकवर्ड क्लासेस अगर SC, ST, OBCs को कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन फॉरवर्ड है। और जब आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे कि कौन फॉरवर्ड है, तब आपको समझ में आएगा कि EWS आरक्षण फॉरवर्ड्स को और प्रिविलेज्ड जो वर्ग है, ऑलरेडी प्रिविलेज जो वर्ग है, उसी वर्ग को और प्रिविलेज कर रहा है। एंड नॉट जस्ट थ्रू एनी स्मॉल एलिमेंट और लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन, बट बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और अभी बात ये हो गई है कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये तो होते ही रहा है, ये हो रहा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि व्हेन द पार्लियामेंट मेक्स इट अ पॉइंट कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली ये सैंक्शन करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन करेंगे ऐसे वर्ग को, ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी प्रिविलेज मिल चुका है और जो ये चीज़ें करते हैं। अगर दलितों पे अट्रॉसिटीज़ होती है तो कौन कर रहा है ये पूछना ज़रूरी है। दिस कंट्री इज़ फेसिंग अ कर्स ऑफ कास्टलेसनेस एंड दैट कर्स ऑफ कास्टलेसनेस has actually seeped it's not just a public discourse, it has seeped in the legal discourse and it has seeped into the parliamentary discourse. ये बहुत दुखद चीज़ है कि हम एक तौर पे हम दलितों को तो बहुत गरीब पिछड़ा कहना चाहते हैं, पर हम दूसरी ओर हम ये नहीं कहना चाहते, ये आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते कि ये अपर कास्ट जो है ये अगर प्रिविलेज हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है और ये किसके बलबूते पे हो रहा है, किसके एक्सप्लॉयटेशन पे ये प्रिविलेज हो रहा है। इसका एक आर्टिकल है सतीश देशपांडे ने, प्रोफेसर सतीश देशपांडे, उन्होंने लिखा था कास्ट एंड कास्टलेसनेस, और वो यही कहते हैं कि आरक्षण तो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। सी, आरक्षण इज़ नॉट द अल्टीमेट टूल फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज। अल्टीमेट टूल तो नहीं है, एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो हमने किया है। आइडियली क्या होना चाहिए था, SC ST OBC कम्युनिटीज़ को रेपरेशंस मिलने चाहिए थे। उन्होंने इस देश में आने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर आप पूना पैक्ट देखो, पूना पैक्ट क्या था? इट वॉज अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट और डिप्रेस्ड क्लासेस, और वो पैक्ट यही था। इनफैक्ट पूना पैक्ट इज़, अगर आपको रिजर्वेशन आरक्षण समझना है तो आपको पूना पैक्ट में उसका सोर्स मिलेगा। पूना पैक्ट में यही कहा है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, एंड वी नीड टू हैव फैसिलिटीज़ फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज। The other part of Pune Pact is what? It says that funds should be earmarked for depressed classes in educational institutions everywhere. तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 यहीं से आ गया आपका, उसकी शुरुआत ही यही है। तो SC ST OBC कम्युनिटीज़ ने कॉम्प्रोमाइज़ करके ये आरक्षण लिया है, ये उनका कॉम्प्रोमाइज़ है। और अब जो आरक्षण आ रहा है वो उन्हीं के अधिकार पर एक तरह से चोट कर रहा है। एक तरह से चोट ऐसे कर रहा है, क्योंकि ये मैं बहुत मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि SC ST OBC को कैसे अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल होता है कि उनके रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया है। सीलिंग तो टूटी है, जैसे सेकंड पॉइंट पे मैं आना चाहता था कि जो 50% सीलिंग थी उससे ऊपर ही चले गए हैं। उसका क्या जस्टिफिकेशन दिया है उस तोड़ने का? कोर्ट ने कुछ बताया है? तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को इसलिए वायलेट करता है, उसका इसलिए उल्लंघन करता है कि ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में आपको लेके जा रहा है, जहाँ पे मनु का कायदा आपको बता रहा था कि आप अट्रॉसिटीज़ करो आपको खुली छूट है, आप डिस्क्रिमिनेशन करो आपको खुली छूट है, हम आपको प्रिविलेज करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन करना, आप वहीं तो मनुस्मृति कहती है। आप ब्राह्मण क्यों बनते हो? आप दलितों का शोषण करके ब्राह्मण बनते हो ना, तो आप करो, आपको खुली छूट है और कायदा आपको छूट देगा। आज उन शब्दों में वो नहीं कहा जा रहा है, बट प्रिविलेज को प्रिविलेज करना क्या होता है, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिविलेज को प्रिविलेज कैसे किया जाता है। अगर आप इक्वालिटी की परिभाषा अगर देखिए तो इक्वालिटी तो ऐसी नहीं होती है ना कि एवरीवन इज इक्वल, क्योंकि समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, समाज में स्ट्रक्चरल ऑपरेशन है, पेट्रियार्की है, कास्ट सिस्टम है, और भी कई तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजर्वेशन की सोच है वो क्या है? वो सोशल क्राइटेरिया फॉलो करती है, उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं आता है, जो आपका भी आर्ग्यूमेंट। नहीं, बिल्कुल मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो EWS रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन है ही नहीं। अच्छा, ये नाम के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। तो क्या है ये? अगर आप इसका लैंग्वेज देखिए, वो कोई नेम नहीं करना चाह रहा है, बट अपर कास्ट रिजर्वेशन है, ये तो क्लियर है। तो ये जैसे मैं कह रही थी कि दिस इज द ओनली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, फॉरगेट इकोनॉमिक तो है ही नहीं। पुराने जो रिजर्वेशन हैं जो ST SC OBC को मिला है वो कास्ट बेस्ड नहीं है आपके, वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे है। अच्छा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी परिभाषा भी देखिए, आप आर्टिकल 16(4) और 15(4) अगर देखिएगा तो अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में देखा जाए तो ये पूरा सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे बेस्ड है। जब मंडल कमीशन ने सर्वे किया था तो उस सर्वे में आप देखोगे कि वो पूरा सोशल और एजुकेशनल इंडिकेटर्स थे
जिसका बहुत डिटेल्ड सर्वे किया गया था और हर कम्युनिटी का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखा गया था. तो इट वॉज बेस्ड ऑन सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस दैट दीज कम्युनिटीज वर इंक्लूडेड in the Mandal report. Now there are even forward castes. ओबीसी रिजर्वेशन में ओबीसी रिजर्वेशन में उत्तराखंड का स्टेट लिस्ट निकाल के देखिए, आप देखोगे कि बहुत कुछ ब्राह्मण कास्ट्स भी है उसमें जो लिस्टेड है एज ओबीसीज. तो आप कह रहे हैं कि वो उसमें ये वाला जो अभी हुआ है ईडब्ल्यूएस ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, बल्कि पिछले नहीं थे. क्यों कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है? क्योंकि आप एक मैं एग्जांपल दूंगी, चंपाकन दोराई राजन का फर्स्ट रिजर्वेशन का केस हुआ था इस देश में. जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में, 1951 में चंपाकन दोराई राजन का केस हुआ था. उसमें कुछ अपर कास्ट लड़कियों ने एक कम्युनल जियो था मद्रास में. इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर रिजर्वेशंस इन मद्रास अंडर दिस कम्युनल जियो. और वहाँ पे मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे. उन मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये कहा गया था कि ब्राह्मणों को 2 सीट्स मिलेगी, नॉन ब्राह्मण हिंदूज़ को 2 सीट्स मिलेगी, हरिजन्स वर्ड यूज़ किया था दलितों के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए, उनको 2 सीट्स मिलेगी. तो ऐसे करके कास्ट वाइज सीट्स एलोकेट की थी. कास्ट वाइज आज तक ये हुआ है. बिफोर ईडब्ल्यूएस कभी कास्ट वाइज सीट्स एलोकेट नहीं हुई है. बस SC ST और सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड्स को दिया गया है रिजर्वेशन. बाकी का पूल तो आपका ओपन था, 50% पूल ओपन था सबके लिए. अभी ये दौर ये चल रहा है कि अभी कास्ट वाइज रिजर्वेशन आएंगे, चंपाकन दोराई राजन वाले एरा के कम्युनल जियो के. जैसे ब्राह्मणों को रिजर्वेशन तभी मिला था और सभी कास्ट को रिजर्वेशन मिला था, हम उस एरा में जा रहे हैं. दिशा, जैसे कई लोग बोलते ऐसे नारे होते हैं बहुजन आंदोलन के कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी. अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बन जाता है तो ये एक तरह से जो ज़्यादा मतलब संख्या बल में ज़्यादा बड़ी कास्ट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो जाएगा? कल को वो आर्ग्यू नहीं कर सकते कि आपने अपर कास्ट को दिया है क्योंकि उनका परसेंटेज 10% से ज़्यादा नहीं है. भारत हिंदुस्तान में तो ये बात माननी पड़ेगी कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है संख्या में, और इसलिए शायद जाति सर्वेक्षण भी नहीं होते हैं, सेंसस भी नहीं हो रहा है. हमें सही तस्वीर तो पता नहीं है. तो कल को अगर ऐसा कुछ सेंसस हो जाता है और एक आर्ग्यूमेंट आता है कि ये 10% थे, इनको 10% मिल गया है, हमें भी दीजिए 52, तो ऐसे आगे चल के फ़ायदा नहीं हो सकता है. तो इस जजमेंट में अगर आप 50, अभी हम तीसरे प्रश्न पे आए नहीं हैं, बट 50% का जो क्राइटेरिया है, आइडियली तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, कभी इसको वायलेट नहीं होने दिया. इसी वजह से ओबीसी का आरक्षण 27% पे लिमिट हो गया है. तो इस जजमेंट में यूनिवोकली एवरीवन हैज़ इन वन वॉइस, ऑल जजेस हैव सेड कि ये आरक्षण जो 50% क्रॉस कर रहा है, इट इज़ एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस. हाँ, तो इंदिरा साहनी का 9 जजेस का जजमेंट था. ओबीसी का आरक्षण जब सामने आया था इंदिरा साहनी में, तो उसमें ये कहा था कि 50% इज़ द सीलिंग लिमिट फॉर रिजर्वेशंस, बट इट कैन बी ब्रीच्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस. तो सोचिए, गरीब ब्राह्मणों के लिए ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस ब्रीच किया गया है इस जजमेंट में. ये जो 50% सीलिंग वाली बात, हाँ, तो मैं कमिंग बैक टू व्हाट योर क्वेश्चन वाज कि आपने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी, तो वो अगर उसके बारे में बात करे तो जजमेंट ये भी कहता है कि 50% जो सीलिंग है वो SC ST OBC के लिए है, बाकी किसी के लिए अप्लाई नहीं होता. इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. लोगों को ऐसा लग रहा है कि ओ दिस इज़ अ वेलकम डिसीजन, मे बी नाउ OBCs कैन मेक दिस डिमांड. But I want you to read the judgment properly. When the 50% is being discussed, that breach, जो वो breach है, वो बस EWS के लिए अलाउ किया है, but SC ST OBCs को 50% में सीमित रखा है. वहाँ बोल दिया गया कैटेगोरी. Yes, कैटेगोरिकली. और एक जो जस्टिस भट्ट है जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता हूँ 50% पे, क्योंकि जो तमिलनाडु का रिजर्वेशन का जो इशू है वो पेंडिंग है, तो वो शायद इससे अफेक्ट हो सकता है, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा 50%. बट मानने वाली बात ये भी है कि इसके पहले एक मराठा रिजर्वेशन का जजमेंट आया था जो जस्टिस भट्ट ने ही ऑथर किया था. और वो उस जजमेंट में उन्होंने पूरा डिस्कशन उनका 50% पे बेस किया है. हाँ, 50% सीलिंग पे उन्होंने बात की है थ्रू आउट. तभी भी तमिलनाडु का रिजर्वेशन जो था आपका, वो तभी भी रिजर्वेशन का इशू पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, बट वहाँ पे पूरी बात हुई है. बट EWS के मामले में कोर्ट ने कहा है, और जस्टिस भट्ट का जो डिसेंटिंग ओपिनियन है, उन्होंने कहा है कि ये
मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इससे हट कर जो मैं तमिलनाडु के रिजर्वेशन को समझाइए कि क्या है वो, क्योंकि मुझे नहीं पता है उसके बारे में। तमिलनाडु का रिजर्वेशन मुझे भी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता है, बट इतना मुझे पता है कि तमिलनाडु ने 50% ब्रीच वायलेट किया है उन्होंने कायदा लाके एज अ लॉ। और वैसे अगर आप देखो तो 50% एकदम नहीं फॉलो होता है, मतलब इवन महाराष्ट्र में 52.5% रिजर्वेशंस है ना। तमिलनाडु में आई थिंक इट इज़ अराउंड 69%। हाँ, तो ये उन्होंने अपना जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उन्होंने वो रिजर्वेशन दिया है और वो केस अभी पेंडिंग है। बट ये हिम्मत किसी और स्टेट ने नहीं की है कि आप एक कायदा लेके आओ, एक लॉ लेके आओ और लॉ में आप कहो कि हम 50% फॉलो नहीं करेंगे, हमारा इतना पॉपुलेशन है बैकवर्ड्स का तो हम उनको इतना रिजर्वेशन देंगे। दिशा, एक बात बताइए कि जैसे बोलते हैं कि ये 3-1 का फैसला है, मतलब जो अभी आया है 3:1 का फैसला है, इसमें जो 2 जज जिन्होंने अपनी असहमति जताई है उसमें CJI भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनकी असहमति क्या थी? नहीं, उन्होंने असहमति, हाँ, सो ही गेव द डिसेंटिंग असहमति जताई थी, तो वो क्या थी? उन्होंने किस बारे में अपना कहा है कि इसका फेवर नहीं करते हैं? जी, जो सेकंड जो इशू था जो मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूजन, कि SC ST OBCs का जब आप एक्सक्लूजन करते हो तो ये एक्सक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है एक्सक्लूजन, एंड स्पेशली एक्सक्लूजन ऑफ ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। तो दिस एक्सक्लूजन, उस जजमेंट में ये कहा है कि ये जो एक्सक्लूजन है ये गलत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, ये कहा गया है। और क्योंकि नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, और इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है, तो आप जब कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू इक्वालिटी? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी एंड देन सब्सटेंटिव इक्वालिटी, जिसको हम, जैसे रिजर्वेशन है ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी प्रोविजन है जिसमें हम अंडर प्रिविलेज को प्रिविलेज करते हैं, है ना, तो दैट इज सब्सटेंटिव इक्वालिटी। तो सबसे बेसिक लाइन जो है, सबसे अंडरलाइन चीज़ जो होनी चाहिए इक्वालिटी की, वो होनी चाहिए नॉन एक्सक्लूजन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे आप SC ST OBCs के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। उसमें जस्टिस भट्ट का ये ओपिनियन है, वो NSSO का डेटा साइट करते हैं, और क्योंकि ये जो सिन्हो रिपोर्ट है, सिन्हो रिपोर्ट के बेसिस पे EWS रिजर्वेशन लेके आया है गवर्नमेंट, 2010 की ये रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट रिलाई करती है NSSO के डेटा पे। आप NSSO का डेटा अगर देखो तो उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL जो है, उसमें आप कास्ट वाइज आप रिप्रेजेंटेशन देखिए, तो अगर 31.7 करोड़ BPL उसमें आइडेंटिफाई किए थे बिलो पॉवर्टी लाइन, उसमें से SC कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 15%। 15% कम्युनिटी BPL में 38% रिप्रेजेंटेशन है। पॉपुलेशन आपका 15 है, बट BPL में आपका शेयर कितना है? वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, वहाँ पे ओवर रिप्रेजेंटेड है BPL में 38। ST कम्युनिटी 7.5% है, राइट, उसका कितना है प्रोपोर्शन? 48% BPL में। तो इस तरह से देखें तो ये तो बहुत ही मतलब ठीक नहीं है ये कानून। तो बेसिकली जज ने यही कहा है, इफ़ अ मेजर चंक 80% 90% ऑफ योर चंक ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन इज बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर EWS रिजर्वेशन, इज इट रियली मीटिंग द ऑब्जेक्ट? आपका अगर ऑब्जेक्ट या आपका जो फाइनल इसमें जो आपको इसमें जो करना है, आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको इकोनॉमिक वीकर वर्ग को हमको आगे बढ़ाना है, उनको ऊपर लेके आना है, तो आप माइनॉरिटी को नहीं आगे लोगे ना, आप मेजॉरिटी के बारे में सोचो। मेजॉरिटी को एक्सक्लूड करके आप कौन सा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करने वाले हो? आपने जो सबमिशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपने बार बार कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया होने ही नहीं चाहिए जी। जो एफर्मेटिव एक्शन होते हैं बाहर देशों में, वहाँ भी नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है सर। आप मैं आपको इसका अब्सर्डिटी बताती हूँ। हम कास्ट के मामले में, क्योंकि कास्टलेसनेस से इतने वो है कि हमको वो समझ में नहीं आती है, बट अगर अफर्मेटिव एक्शन वाइट्स के लिए लेके आया जाए और इकोनॉमिकली वीकर वाइट्स के लिए अगर अफर्मेटिव एक्शन लेके आया जाए तो ये कितना अब्सर्ड होगा। बट कास्ट के बारे में हम ऐसे नहीं सोचते। दूसरा मैं एग्जांपल दूंगी, वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है लोकल बॉडीज़ में जी, पेट्रियार्की एज अ रियलिटी,
ये तो ख़त्म नहीं हुई है और पता नहीं कितने और साल नहीं ख़त्म होगी। तो वुमेन को अगर वहाँ पे हमने 33% रिजर्वेशन दिया है, कल को सरकार नया कायदा लेके आए, पार्लियामेंट नया कायदा लेके आए जिसमें ये कहें कि मर्दों को आरक्षण मिलेगा, इकोनॉमिक वीकर मर्दों को आरक्षण मिलना चाहिए, इससे क्या होगा? ये जितना अब्सर्ड है उतना ही अब्सर्ड EWS रिजर्वेशन है, क्योंकि वो वही लॉजिक है। कास्ट ख़त्म तो नहीं हुई है, एक बैकवर्ड क्लास इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एक फॉरवर्ड है। औरतें इसलिए ऑपरेशन फेस कर रही है क्योंकि मर्दों को प्रिविलेज मिल रहा है। आइसोलेशन में नहीं होती है ना, स्ट्रक्चरल ऑपरेशन जो है। और हमने हमारे सबमिशंस में इसी पे फोकस किया है कि इंडिविजुअल डिसएडवांटेज एंड स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज, इसमें बहुत फ़र्क है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजर्वेशन जो प्रोविज़न है वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोविज़न है। आप कहीं पे भी आप दुनिया में ऐसा इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोविज़न नहीं देखते हो। इवन इन US देयर इज़ अफर्मेटिव एक्शन, पर कोटा सिस्टम नहीं है। इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी जब प्रोविज़न आप यूज़ करते हो तो उसको जो हिस्टोरिक ऑपरेशन है, जो स्ट्रक्चरल ऑपरेशन है, जो एक जनरेशन में ख़त्म नहीं होता है, कि आप अगर EWS बन जाओ फिर भी मैं जो स्टिग्मा फेस कर रही हूँ एज अ शेड्यूल कास्ट, एज अ दलित पर्सन और अ ट्राइबल पर्सन, मैं जो स्टिग्मा फेस कर रही हूँ, मेरा स्टिग्मा इस जनरेशन में ख़त्म नहीं होगा, मैं कितनी भी आगे बढ़ जाऊँ, और आप मेरा स्टिग्मा कभी बोरो नहीं कर पाओगे। तो नागप्पा करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने इस बात पे डिस्कशन किया था। तो वो कह रहे थे कि दलितों को ज़मीन मिलनी चाहिए, रेपरेशन की बात कर रहे थे। जो रेपरेशन की बहुत महत्वपूर्ण बात है वो तो होती ही नहीं है, बस आरक्षण पे ही ख़त्म कर देते। वो बोल रहे थे दलितों को ज़मीन मिलनी चाहिए। तो किसी एक अपर कास्ट मेंबर ने कहा फिर ऐसे तो सारे ब्राह्मण दलित बन जाएंगे। उस पर नागप्पा ये कहते कि आप कितना भी वो कर लो, आप कभी दलित नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप मेरा स्टिग्मा इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। मेरा स्टिग्मा मेरे साथ रहता है, मेरे बच्चों के साथ रहेगा, उनके साथ रहेगा। ये स्टिग्मा है, ये स्ट्रक्चरल ऑपरेशन है। तो आप चाहो भी तो आप नहीं बन सकते हो, और मैं चाहूँ भी तो मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता हूँ। दिशा, अब कार्यक्रम का वक्त भी समाप्ति की ओर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस रिजर्वेशन से कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन की जो परंपरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल परंपरा है, उस पर लंबे समय पर असर पड़ेगा क्या? और अगर पड़ेगा तो कैसा असर पड़ेगा? सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? बिल्कुल नकारात्मक होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आरक्षण का जो सोर्स है, उसका जो जर्म है वो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। और ये अगर हम देखें तो पूना पैक्ट की हिस्ट्री से देखेंगे, वो प्रतिनिधित्व की ही बात थी। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसका पूरा स्पिरिट बताते हैं कि क्यों आरक्षण होना चाहिए। वो कहते हैं कि सर्टन कम्युनिटीज़ हैव मोनोपोलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। एक सर्टन विशिष्ट अपर कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने पूरा मोनोपोली कर रखा है, और ये मोनोपोली ख़त्म करने की अभी बारी है, क्योंकि डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अ रियलिटी विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर। तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है, वो रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, वो इसके बेसिस में है। अब इमेजिन करिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन कम्युनिटीज़ की बात की थी, जिनके अगेंस्ट रिजर्वेशन लेके आए थे इन द फर्स्ट इंस्टेंस, उन्हीं कम्युनिटीज़ को EWS में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जो ऑलरेडी मोनोपोलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन मोनोपोलाइज किया है, उनको अभी पार्लियामेंट ये कह रहा है, और अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी ये कहेगा कि इन कम्युनिटीज़ को। हम जब साइडलाइन पे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि किसी ने कहा है कि दिस इज़ नाउ स्टेप फॉरवर्ड फॉर। जी, तो उसमें से अगर आप जजमेंट देखें तो उनमें जो मेजॉरिटी वाले जो जजेस हैं, उनमें से जस्टिस पारदीवाला जो है, उन्होंने अपने ओबाइटर में, जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ओबाइटर डिक्टम एक बात होती है जिसमें जजेस अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, तो वो बेसिक इशू जो मैंने आपको 3 इश्यूज बताए, उनको छोड़ के और उनके जो भी जनरल ऑब्जर्वेशंस हो गए वो देते हैं, वो एंड में देते हैं जजमेंट को। तो एक तरीके से जस्टिस पारदीवाला एक जस्टिफिकेशन देते हैं EWS का, क्योंकि वो उस टिप्पणी में, उस ओबाइटर में ये कह रहे हैं कि दिस EWS रिजर्वेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज इट विल गो अ लॉन्ग वे इन इरेडिकेटिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, नॉट कास्ट सिस्टम और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, but caste based reservation. And in fact EWS should be seen as the first step
इन तो एरेडिकेटिंग ये तो बहुत खतरनाक बात नहीं होगी? हाँ, तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि EWS बहुत बिनाइन है और SC/ST कम्युनिटीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा, ये तो बहुत मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी तो दरवाज़ा खुल गया है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ख़त्म करने का। इसमें अभी हम देखेंगे क्या होता है आगे। दिशा, आपसे बात करके हमने इस मामले में बहुत कुछ सीखा है, हमें समझने का मौका मिला है। उम्मीद है ऐसे मामलों पर आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। आज हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।